नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में स्वर्गीय उमेश अग्रवाल जी की जयंती के अवसर पर आयोजित मातृ पितृ भक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से भाग लिया और स्वर्गीय उमेश अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता के प्रति सम्मान और भक्ति की भावना को समाज में जागरूक करना था। इसमें समाज सेवी, गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं चमोली में राज्य स्तरीय किसान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के उत्थान और कृषि क्षेत्र में विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतर बीज और उपकरणों के माध्यम से किसानों को सशक्त बना रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें वित्तीय, बौद्धिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए नई योजनाएं और पहले जल्द लागू की जाएंगी। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। कृषि और किसान हितों के लिए उनका उद्यम हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा, प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पधारे मेरे बड़े भाई, जिनका मार्गदर्शन मुझे बहुत शुरुआती दिनों से हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन किया है। एक अभिभावक के नाते कैसे इस संगठन में काम करना है, कैसे अब सरकार के क्षेत्र में काम करना है, लगातार उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। उनका मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से यहाँ पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज आपके नेतृत्व में देश में कृषि के क्षेत्र में, किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। और आप सबको पता है, अभी जब हम सब आ रहे थे तो सारे लोग हेलीपैड से लेकर यहां तक कह रहे थे मामा जी को जय श्री राम। और मामा जी के नाम से संपूर्ण भारत के गांव-गांव में, जिनको बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी जानते हैं। और उन्होंने किस प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, उसे कौन भूल सकता है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश एक समय में बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, उसको बीमारू राज्यों की श्रेणी से लाकर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने का काम आपके ऐतिहासिक मुख्यमंत्री कार्यकाल में वहां पर तेजी से आगे बढ़ा। और आज आपके नेतृत्व में एक और जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, कृषि अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा डिजिटल तकनीकी के प्रभावी उपयोग द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम बहुत तेजी से किया जाए। अभी हाल ही में मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में विकसित भारत जी राम जी जैसी दूरदर्शी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की गई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे तो न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि देश का और राज्य का भी कल्याण होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने हमारे अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास करे हैं। आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन, उनका सम्मान किया जा रहा है। और उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या में 9 लाख के लगभग अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष ये किसान सम्मान निधि योजना का प्रोत्साहन मिल रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी प्रमुख फसलों पर अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को
उनकी फसल का उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान हेतु सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी, आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है। हाल ही में दलहन को बढ़ावा देने के लिए देश में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम धन धान्य कृषि योजना तथा लगभग 11,500 करोड़ रुपए की लागत से दलहन उत्पादकता मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे राज्य के अंदर भी किसानों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमने पूरा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक और हमने किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का प्रावधान किया है, वहीं आज हम देख रहे थे, अभी आदरणीय भाई साहब शिवराज जी पूछ रहे थे, इतने सारे उपकरण पूरे इस लाइन में लगाए गए हैं। कृषि मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक का सब्सिडी प्रदान भी किया जा रहा है, जिससे आज गांव-गांव में ब्रीडर से लेकर तमाम कृषि उपकरणों के द्वारा खेती को आसान बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुक्त करने का काम किया गया है। पाली हाउस निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसके अंतर्गत राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से 350 पाली हाउस अभी तक स्थापित किए जा सकते हैं। की खरीद में 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने के साथ ही अभी गन्ने के रेट में भी 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त हम उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित नई ऊंचाइयों पर खेती को ले जाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह फलों के उत्पादन के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। अभी हाल ही में 1,200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हम राज्य में पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलो मड़वा देने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही मड़वा के समर्थन मूल्य में उसके अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल की अलग से प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया है। यही नहीं, उपज की गुणवत्ता के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण की दिशा में अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। हमने प्रदेश में 30 से अधिक मौन पालन इकाइयां, 30 गोल्ड चैन इकाइयां, 18 कोल्ड स्टोरेज, 5 सीए स्टोरेज, 128 बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 1030 सूक्ष्म खाद्य उद्यम और 2 मेगा फूड भी स्थापित किए गए हैं। बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को पौधशाला स्थापना, संरक्षित खेती, औद्योगिक यंत्रीकरण, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन एवं प्रसंस्करण हेतु 50 से 70% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह आपकी मेहनत और हमारे सतत प्रयासों का परिणाम है कि आज राज्य में फलों की उत्पादकता में भी 2.5 गुना तक की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर है। राज्य गठन के समय जहां उत्तराखंड में मशरूम का उत्पादन 500 मैट्रिक टन था, वहीं आज ये बढ़कर 27,000 मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार शहद उत्पादन में भी आज हमारा राज्य देश में 8वें स्थान पर पहुंच चुका है। अब राज्य में 3300 मैट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन किया जा रहा है। आज बागवानी के समग्र विकास हेतु जापान के सहयोग से उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना के तहत 526 करोड़ रुपए की राहत सहायता परियोजना टेहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में चल रही है। हमारे राज्य में आज चाय उत्पादन में भी उल्लेखनीय रूप से प्रगति हुई है। जहां राज्य गठन के समय केवल 196 हेक्टेयर में चाय की खेती हो, 1585 हेक्टेयर में खेती होने लगी है। आज प्रदेश में 6 लाख किलोग्राम हरी पत्तियां उत्पादित हो रही हैं और लगभग 1.5 लाख किलोग्राम प्रसंस्कृत चाय तैयार की जा रही है। अभी आदरणीय
शिवराज जी को यहाँ पर चाय भी हमारे इस स्टॉल पर हमारे यहाँ की पिलाई गई थी। इसके साथ ही आज टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चंपावत के सिलिंगटोंग, नैनीताल के श्यामखेत व घोड़ाखाल तथा बागेश्वर के कौसानी में चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अभी हाल ही में हमने सुगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर नई महक क्रांति की भी शुरुआत की है। इसके माध्यम से 7 नई एरोमा वैली स्थापित करने के साथ ही राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर 90,000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही हम सुगंधों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ भूमि पर अरोमा परभूमि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से अरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, आज अभी हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से राज्य के मिलेट, कृषि के उत्पाद और हमारी महिलाओं के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पादों को आज विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। विपणन के अनेक अवसर प्रदान हो रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारे निर्णयों से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, विपक्षी दल भी परेशान है, क्योंकि जितना हम आज देश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको हमारी आलोचना करने के लिए कोई सच्चे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हुए और आदरणीय कृषि मंत्री जी का उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए कि आप हमारे बीच में आए और आज आपने हमको एक यहाँ पर पत्र भी दिया है स्वीकृति का, जिसमें भारत सरकार के द्वारा पीएमजीएसवाई 4th बैच 1 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की 309 ग्रामीण बसावटों को जोड़ने के लिए 1228 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 1706 करोड़ रुपए की प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। हमको ये धनराशि आपने प्रदान की है, मैं जिसके लिए माननीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का देवभूमि के प्रत्येक परिवार की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से आभार। तो वहीं खबर अल्मोड़ा से है, जहां भकियासैंण क्षेत्र में रामनगर जा रही एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। बस में 17 से 18 यात्री सवार बताए गए हैं। वहीं हादसे में 6-7 लोगों की मौके पर ही मौत होने की सूचना मिली है। वहीं आपको बता दें, जबकि घायलों को भकियासैंण सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, भकियासैंण में भीषण सड़क हादसा, जहां हादसे में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है। खाई में गिरी यात्री बस, जिसके चलते 7 लोगों की हुई मौत। वहीं घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं आपको बताते चले, भकियासैंण में भीषण सड़क हादसा, जिसके चलते 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो यही ये खबर अल्मोड़ा से, जहां भकियासैंण क्षेत्र में रामनगर जा रही एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। बस में 17 से 18 सवार यात्री बताए गए हैं। हादसे में 6-7 लोगों की मौके पर ही मौत की सूचना है, जबकि घायलों को भकियासैंण सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, भकियासैंण में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है। खाई में बस गिरने के चलते 7 लोगों की मौत, वहीं कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भकियासैंण में ये भीषण सड़क हादसा, जिसके चलते अब आपको बताते चले, सरकार के तहत एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है। खाई में गिरी यात्री बस, वहीं घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। भकियासैंण में ये भीषण सड़क हादसा, जिसके चलते 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं आपको बताते चले, भकियासैंण में ये भीषण सड़क हादसा, जिसके चलते हादसे में 7 लोगों की
मौत हो गई है। आपको बता दें, बस का खाई में गिरने के चलते लोगों की मौत और कुछ घायल भी हुए हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल रेफर किया गया, भेजा गया है इलाज के लिए। तो मैं आपको बताते चले, मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और बचाव कार्य शुरू किया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, ये हादसा जो है भकियासैन में, कि ये जो बस है ये किस रूट से जा रही थी? बिल्कुल पूजा, आज दर्दनाक हादसा हुआ है। जी। ये भकियासैन जो अल्मोड़ा है वहां पर हुआ है और ये बस रामनगर जा रही थी जी। और विनायक इलाका है वहां पर, क्षेत्र है वहां पर एक गहरी खाई में ये बस गिर गई, जिसमें करीब 18 लोग जो है जी। जी। सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जो है 12-13 लोग जो है गंभीर घायल बताए जा रहे हैं और जो मृतक हैं उनके सब खाई से निकाले जा रहे हैं और कई लोग जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर गहरा दुख जताया है और जी। जो दिवंगत लोग हैं, आत्माएं हैं, उनकी शांति के लिए शोकाकुल जो परिवार हैं उनको संबल देने की प्रार्थना की है। इसके साथ साथ उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हादसे में घायल सभी यात्रियों को तत्काल बेहतर और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर भी रेफर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे जो हादसे पर वो नजर बनाए हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में भी है और उन्होंने सभी को यही निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर राहत बचाव कार्य किए जाएं और इलाज जैसा भी संभव हो उचित इलाज जो है घायलों को दिया जाए और जिन्हें हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत है उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाए। जी। जी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में कुल कितने यात्री सवार थे और अब तक मौतों और घायलों की आधिकारिक पुष्टि क्या है? डीसीआर जो अल्मोड़ा है उसके अनुसार जो घायल हैं उसमें 12 लोग हैं, जिसमें 10 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं और जो मृतक हैं उनमें 7 मृतक पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, जिनमें एक जो 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं गोविंद बल्लभ पुत्र कुलमणि मठपाल हैं और दूसरे जो बुजुर्ग महिला है पार्वती देवी पत्नी गोविंद बल्लभ और इसके अलावा सूबेदार नंदन सिंह पुत्र भोपाल सिंह अधिकारी निवासी जमोली और तारा देवी पत्नी महेश चंद्र, इनकी उम्र 50 वर्ष और ये पटवारी क्षेत्र है वहाँ की रहने वाली हैं। इसके अलावा गणेश पुत्र भीम बहादुर उम्र 25 साल, उमेश पुत्र इनकी उम्र भी 25 वर्ष है और गोविंदी देवी पत्नी हरि सिंह निवासी जो ये घुघुती तहसील द्वाराहाट बताए जा रहे हैं। ये 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और घायलों में बताएं तो जो नंदा बल्लभ पुत्र सदानंद, राकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद, तुंदरी देवी पत्नी देवेंद्र सिंह, हंसी सती पत्नी रमेश चंद्र, मोहित सती और इसके अलावा बुद्धि बल्लभ भगत है, हरिश्चंद्र है, भूपेंद्र सिंह अधिकारी हैं, जितेंद्र रेखाड़ी हैं, नवीन चंद्र पुत्र दुर्गादत्त हैं, हिमांशु पालीवाल हैं और प्रकाश चंद्र पुत्र रामदत्त जो है। कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें जो है 10 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। जी जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं प्रदेश बीजेपी सरकार के जन जन के द्वार अभियान पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सरकार भले ही योजनाओं का प्रचार कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर घर जल हर घर नल योजना के कई जगहों पर घरों में नल तो लगाए गए हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। वहीं मनरेगा योजना में भी घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी के पुरौला विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी द्वारा योजना का लाभ लेने का मामला उठाया। कांग्रेस ने सरकार के इन आरोपों की जांच की मांग की है।
तो वहीं उत्तराखंड ऐसे विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के बयान में जाति धर्म जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसकी ऐसे विभाग कड़ी निंदा करता है। वहीं मदन लाल ने कहा कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता और ऐसे बयानों से समाज में गलत संदेश जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में गंभीर घटनाओं पर बीजेपी नेता मौन है। साथ ही घोषणा की कि कल पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के राजपुर विधायक खजान दास का पुतला फूकेंगी। प्रदेश की राजनीति में जो आज हमारी बेटी अंकिता भंडारी का जो मामला रहा है, उस मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी धर्मपत्नी का बयान आया उनके खुद के नेता के लिए, उस बयान में क्या हुआ कि उन्होंने जाति धर्म को जोड़ने का प्रयास किया बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। हम उसकी बात की घोर निंदा करते हैं कि किसी व्यक्ति का कृत्य व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, उसकी जाति का नहीं हो सकता, और अपराध करने वाले व्यक्ति की कोई जातीय धर्म नहीं होता। इसी बात को लेकर आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी अनुसूचित विभाग पूरे प्रदेश भर के अंदर इस बात का लेके आक्रोशित है, पूरा समाज बात को लेकर आक्रोशित है कि उन्होंने एक जाति को बदनाम करने का काम किया है। खास करके जो उनके विधायक खजान दास, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब अनुसूचित वर्ग के ऊपर अपराध अत्याचार होते हैं तो उस दौरान उनके मुंह में क्या दही जम जाती है? संतरेसे का मामला हुआ है, 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और करने वाला उनके ओबीसी सेल का नेता था, तब वो चुप रहे। उत्तरकाशी जिस जनपद के रहने वाले हैं, वहां पे उनके 2-3 नाबालिग बच्चों का बलात्कार हुआ, तब क्यों नहीं बोले? वहीं पे एक टीचर के द्वारा बच्चों को दाग दिया जाता है जो अनुसूचित वर्ग का था। तो वहीं भिकियासैन विनायक मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक जताया और घायल यात्रियों को तत्काल और बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गंभीर घायलों को उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया है। सरकार ने राहत और इलाज के लिए प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा है। तो वहीं चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। यमकेश्वर ब्लॉक की पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेत्री आरती गौड़ ने आरोप लगाया कि मामले में बीजेपी नेता पर वीआईपी होने का आरोप लगाने वाली उर्मिला सनावर को पूर्व विधायक सुरेश राठौर अब साक्ष्य प्रस्तुत करने से बच रहे हैं। आरती गौड़ का कहना है कि इससे मामले की निष्पक्ष जांच पर सवाल उठते और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा नमस्कार। मैं जैसे कि आप सबको 2-3 दिन पहले बता रही थी कि जब भी इस मामले में आरोप लगाने वालों को साक्ष्य लेकर के बुलाया जाएगा तो वो सामने नहीं आएंगे। और आज आप सब देख रहे हैं कि लगातार 1 हफ्ते से उस महिला को पुलिस बुला रही है, उससे साक्ष्य मांग रही है, दोनों लोगों से साक्ष्य पुलिस मांग रही है, लेकिन कोई साक्ष्य देने के लिए सामने नहीं आ रहे। तो इसका मतलब सीधे सीधे उत्तराखंड में अशांति फैलाने का ये एक इनकी साजिश थी, जो आज आप सबके सामने दिख रही है। जो महिला लगातार सोशल मीडिया पर वहां से बोल रही है कि मैं तो शेरनी हूँ, मैं शेरनी हूँ, मैं किसी से घबराती नहीं हूँ, जब जहां पुलिस बुलाएगी आ जाऊंगी। तो पुलिस के पास आ क्यों नहीं रहे हो? मेरे सामने जो नेहरू कॉलोनी थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने कई बार आपसे संपर्क किया है कि साक्ष्य लेकर के आओ। जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कई बार बोला, एक टीम गठित की गई है इस मामले के लिए। उस टीम ने कई बार आपको बोला है कि साक्ष्य लेकर के आप यहाँ पहुंचे या कहां पर आप साक्ष्य देंगे, जहां आप जैसे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वहां आपसे साक्ष्य लिए जाएंगे, आपके बयान लिए जाएंगे। तो आप बयान देने के लिए कब और कहां कैसे तैयार रहेंगे? तो वो महिला बार बार बच रही है, खाली वो फेसबुक पर भौंक रही है
कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूं, मैं साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं। तो आप कहां पर दोगे भाई? आसमान में दोगे बयान? धरती पर ही तो दोगे ना। तो धरती से भाग काहे रहे हो? बयान दो, एक जगह खड़े होके लाइव टेलीकास्ट के साथ दे दो। आपको अगर पुलिस से भय है तो। और ये आरोप लगाना, ये झूठ पर झूठ बोलना, तुम लोगों ने उत्तराखंड को कलंकित कर दिया है झूठ बोल करके। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।